नमस्कार, खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। जी हां, बजट सत्र के लिए अधिसूचना जो जारी हुई है उसके तहत 7 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाना है और यह सत्र 19 फरवरी तक चलेगा। विधानसभा का यह सत्र जो है 19 फरवरी तक चलेगा। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बजट आना है और बजट के लिए ये सत्र जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब देखना होगा कि नई सरकार बजट में क्या लेकर आती है, लेकिन तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 7 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र होगा, 19 फरवरी तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। शैलेंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी सत्र को लेकर? देखिए, बिल्कुल नई सरकार के गठन के बाद जो अभी पहला जो बजट सत्र होगा ये 7 फरवरी से 19 फरवरी के बीच होगा और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। विधानसभा का यह सत्र इसलिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अभी चुनाव के बाद नई सरकार गठित हुई है और इस बार का जो विधानसभा सत्र था उसमें सभी विधायकों की शपथ और जो रूटीन कामकाज हुआ था। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, इसके अलावा जो बड़े विकास को लेकर वादे हैं चुनावी घोषणा पत्र में बीजेपी सरकार के, तो उन सब वादों को पूरा करना है। तो उस संदर्भ में जो नया सत्र है, बजट सत्र होगा और उसमें ये तय होगा कि मध्य प्रदेश को कितना बजट देना है और उस बजट सत्र में करीब 7 से 8 दिन की अलग अलग बैठकें होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश सरकार का करीब ये 3 लाख करोड़ से ऊपर का जो बजट होगा ये सबसे महत्वपूर्ण रहेगा और कहीं ना कहीं वर्ष 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, इस कारण इस सत्र को करीब 1 महीने पहले लाया जा रहा है ताकि, क्योंकि फरवरी के बाद आचार संहिता लग जाएगी तो आचार संहिता के पहले ये सत्र होगा और निश्चित ही इसमें लोकसभा चुनाव की भी झलक देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो 7 फरवरी से एमपी का बजट सत्र होगा, 19 फरवरी तक चलेगा और खास इसीलिए भी है नई सरकार का पहला बजट है। वादे भी जो किए हैं वो क्या पूरे होंगे इस बजट सत्र से साफ हो जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मध्य प्रदेश में बिजली गुल नहीं होगी। पदभार ग्रहण करने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ऊर्जा विभाग को पहला बड़ा निर्देश दिया है और कहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लाइव प्रसारण के दौरान बिजली नहीं कटनी चाहिए और न ही उस दिन किसी भी प्रकार का कोई मेंटेनेंस का काम किया जाए। यह निर्देश जारी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम को चैनलों पर आमजन देख सकें, इसलिए विद्युत में कोई अवरोध ना हो, उस दिन मेंटेनेंस ना किया जाए, लोग अपने घरों पर प्रकाश कर सकें, दीपावली मना सकें। इस संबंध में मेरे द्वारा समुचित निर्देश जारी किए गए हैं। इधर कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने आज भोपाल में एक बड़ा बयान दे दिया और कह दिया कि नई टीम में काम करने वालों को ही जगह दी जाएगी और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ी बात कह डाली और कह दिया कि जो अपना बूथ नहीं जीत सकते वो बड़ी राजनीति इन दिनों कर रहे हैं और ऐसे नेताओं के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा। क्या कुछ कहा जितेंद्र सिंह ने, सुनवाते हैं। काम करने वाले लोग हैं उनको पद मिले, जो खुद बूथ पर जीत सकते हैं उन सबों को जगह मिलनी चाहिए। खुद बूथ पर जो नहीं जीत पाते हैं और आज वो राजनीति बड़ी राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए इस एक सिस्टम बनाया जा रहा है। काम करने वाले लोग हैं उनको पद मिले, जो खुद बूथ पर जीत सकते हैं उन सबों को जगह मिलनी चाहिए। खुद बूथ पर जो नहीं जीत पाते हैं और आज वो राजनीति बड़ी राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए इस एक सिस्टम बनाया जा रहा है। काम करने वाले लोग हैं। तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। एक सिस्टम बनाने की बात तो प्रभारी भी कहते नजर आए। एमपी कांग्रेस प्रभारी भगवत जितेंद्र सिंह ने आला नेताओं के साथ बैठक की और रणनीति पर चर्चा की। कमलनाथ ने प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय रहने की बात कही।
कांग्रेस की बैठक और कमलनाथ के बयान पर बीजेपी निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने भोपाल में आला नेताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। सज्जन सिंह वर्मा ने फरवरी में उम्मीदवारों के तय होने की बात कही, तो वहीं जयवर्धन सिंह ने जनता तक पहुंचने की रणनीति तैयार होने की बात कही। बहुत जल्दी लोकसभा के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। संभावित नामों पर भी बात हुई है? नहीं, संभावित नाम अब तो ये कमेटी जा रही है जिले जिले में, वो कमेटी 8 दिन में अपनी रिपोर्ट दे देगी और हो सकता है हमारी दिल्ली की स्क्रीनिंग कमेटी यहीं आ जाए। फरवरी तक में नाम घोषित हो जाएंगे? फरवरी में नाम घोषित हो जाएंगे 100%। कि आज जरूरत है कि हम पुनः हर एक गांव तक पहुंचे, हर एक घर तक पहुंचे। जो सोच जीतू पटवारी जी की है, जो सोच हमारे नेताओं की है, सबकी सोच मिलकर हम सब काम करें, ये हमारा उद्देश्य है। उधर कमलनाथ ने विधानसभा सदस्य की शपथ ली। इसके बाद साफ किया कि वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे। सुनिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या दिल्ली की? बिल्कुल मध्य प्रदेश मैं मध्य प्रदेश में सक्रिय रहूंगा। दिल्ली नहीं जाएंगे? दिल्ली नहीं, दिल्ली में क्यों जाऊंगा? कमलनाथ के दिल्ली ना जाने और कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर गुटों में बटे होने के आरोप जड़े। भोपाल के अंदर तो देश भर के लोग आकर के रहना चाहते हैं, तो भोपाल एक अच्छा रहने का स्थान है। कमलनाथ जी आराम करें, अच्छे से करें, हमारी शुभकामनाएं। देखिए, कांग्रेस की बैठकें नहीं, द्वंद्व है। जीतू पटवारी कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस और दिग्विजय कांग्रेस के मध्य, और इसमें रस्साकसी का खेल है कि कौन आगे है कौन पीछे है। बाकी कमलनाथ जी का ये दम्भ है कि जो वो ये तय करना चाहते हैं कि वो कहाँ रहेंगे। मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि वो भोपाल में नहीं रहेंगे। इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता तय कर देगी कि वो छिंदवाड़ा भी नहीं रहेंगे। उसके बाद उनको अपना नया ठिकाना तलाशना है। कांग्रेस भले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को छोड़ रणनीति बनाने की जिम्मेदारी पुराने चेहरों को ही मिली है। ऐसे में सवाल ये है कि विधानसभा में करारी हार के बाद ये टीम अब नया क्या करने वाली है, ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। शिवपुरी में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने बदमाशी की इंतहा कर डाली। 8 किलोमीटर तक ड्राइवर ने एम्बुलेंस तक को पास नहीं दिया। अब पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बीच सड़क पर लहराता ये ट्रक डराता है। ट्रक सड़क पर कभी लेफ्ट तो कभी राइट जा रहा है। पीछे चल रही गाड़ियों में खौफ है। किसी की हिम्मत नहीं कि वो इस ट्रक के आगे जाए। 8 किलोमीटर तक ट्रक ड्राइवर की मनमर्जी यूं ही चलती रही। खास बात ये कि पीछे से आ रही एम्बुलेंस को भी इसने आगे जाने का रास्ता नहीं दिया। झांसी से शिवपुरी जा रहे इस ट्रक के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी और नशे में धुत ड्राइवर का सड़क पर खौफ भी नजर आया। बाद में परेशान एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इसे लेकर पुलिस को शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी। बैरिकेडिंग के बाद ट्रक को रोका गया और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ते आगे और जबलपुर और मुरैना में मारपीट और फायरिंग की वारदात हुई है। दोनों ही घटनाओं का सीसीटीवी सामने आया। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। तस्वीरें जबलपुर के एक कैफे की हैं। कैफे में बदमाशों ने खाना खाया, फिर पैसे देने को लेकर विवाद किया। यही नहीं, कैफे संचालक पर गोली भी दाग दी। गनीमत रही कि गोली कैफे संचालक को नहीं लगी।
गुंडों ने काउंटर से पैसे लिए और फरार हो गए। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुंडागर्दी की एक और तस्वीर देखिए, ये मुरैना की है। लात घूसों के साथ बेल्ट से प्रहार किया जा रहा है। छात्रों के 2 गुटों में विवाद के बाद मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। खास बात यह है कि कोतवाली थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल यह है कि बदमाशों में आखिर पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद से पूरे देश में लक्षद्वीप को लेकर नया उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं मालदीव के जिन मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिए थे, उन्हें मालदीव सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। पूरे देश पर छा गया है लक्षद्वीप का जादू। हर कोई अब लक्षद्वीप जाना चाहता है और ये सब हुआ है पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद। प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए 2-3 जनवरी को लक्षद्वीप में थे। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। साथ ही उन्होंने लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। जिसके बाद मानो मालदीव को मिर्ची सी लग गई। पीएम मोदी को लेकर मालदीव के कुछ मंत्रियों ने विवादित बयान दे दिए, लेकिन अब मालदीव घुटने पर आ गया है। पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने वाले मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी है। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारत के लिए सोचा है, हमेशा कहा है कि भारत के अंदर में खूबसूरत जगह है, उनमें जाना चाहिए। लक्षद्वीप गए, करोड़ों लोगों में उत्साह आ गया कि हमें भी लक्षद्वीप जाना चाहिए। ये भी जानने को मिला है कि शायद मालदीव में कई लोग अजीब और गरीब बयान दे रहे हैं। ये वहां की मानसिकता और स्थिति को दर्शाता है। देखिए, जो भी हमारे स्टेट, हमारे मुल्क की, हमारी कंट्री के जो भी लीडरशिप कोई किसी बात को बाहर कहती है या उस पर कोई टिप्पणी कहीं से आती है, तो उसको हम आगे नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट का और नेशनल प्रतिभा का सवाल है। भारत की 2 टूक के बाद मालदीव ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले में न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने अपने देश के मंत्रियों की तरफ से पूरे विवाद पर माफी मांगी है और प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया है। मालदीव के इन तीनों मंत्रियों ने पीएम के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें शेयर करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके बारे में आपत्तिजनक ट्वीट किए थे। इस पर भारत ने मालदीव से नाराजगी जाहिर की थी। भारत के दबाव में मालदीव को अपने ही मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। मालदीव के मंत्री के बयान के बाद भारत के आम लोग ही नहीं, सेलिब्रिटी भी गुस्से में हैं। सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप गए प्रधानमंत्री की तारीफ की। वहीं अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं। ऐसे में मालदीव के मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करते हुए अतिथि देवो भव लिखा है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मालदीव पर निशाना साधा है। मालदीव के लोगों ने और वहां के सियासी कद्दावर शख्सियतों ने जिस तरह से भारत के लोगों की आलोचना की है और ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री की भी आलोचना की है
और अपशब्द कहे हैं, तनकीद का निशाना बनाया है, यह नहायत ही काबिल अफसोस बात है और भारत का मुसलमान इन तमाम चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मालदीव के राजदूत इब्राहिम शाहिब तलब करने के बाद दिल्ली में विदेश मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, जहां वो साउथ ब्लॉक में स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे और थोड़ी ही देर में वापस चले गए। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव के सांसद के पोस्ट पर विवाद के बीच वो मंत्रालय पहुंचे थे। इस दौरान भारत ने पीएम मोदी के खिलाफ बयानों पर मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई है, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया में लक्षद्वीप जाने को लेकर तमाम पोस्ट की जाने लगी हैं और मानो लक्षद्वीप जाने की होड़ लगती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान से भारत वापस लौटी अंजू अपने पहले पति अरविंद से तलाक चाहती है, लेकिन अरविंद उसे तलाक देने के लिए राजी नहीं है। सवाल यह कि अब अंजू आगे क्या करेगी। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू की कहानी में बड़ा मोड़ आ गया है। अंजू ने अपने पूर्व पति अरविंद से तलाक की अर्जी दाखिल कर दी है, लेकिन अरविंद ने तलाक के दस्तावेजों पर साइन करने से इनकार कर दिया है। अंजू भारत आने के बाद बच्चों के साथ छुट्टियां बिता रही है। वहीं अंजू ने अब पति अरविंद से तलाक मांग लिया है, लेकिन अरविंद ने तलाक के दस्तावेजों पर साइन करने से साफ मना कर दिया। ऐसे में अब कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला आता है। दूसरी तरफ इस बात को लेकर पाकिस्तान में बैठे अंजू के पति नसरुल्लाह भी परेशान है। साथ ही नसरुल्लाह के भारत आने की भी तैयारी है। करीब 5 माह तक अंजू पाकिस्तान में रही। उसके बाद अंजू ने कहा कि वो अपने बच्चों से मिलना चाहती है, इसीलिए वो भारत लौट आई। अंजू का कहना है कि वो अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहती है। भारत आने के बाद शुरुआत में वो मीडिया से बचती हुई दिखाई दी, लेकिन बाद में खुलकर सामने आई और मीडिया के सभी सवालों का जवाब दिया। अंजू ने अपने बच्चों से मुलाकात की। बच्चों से मिलने के बाद अंजू खुश नजर आई। अंजू के दोनों ही बच्चे अब उसके पास हैं। एक तरफ अंजू भारत में है और अरविंद से तलाक चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ नसरुल्लाह ने बताया कि वो भारत आने की तैयारी कर रहा है। 2 महीने में वो भारत आएगा, इसके लिए उसने वीजा अप्लाई कर दिया है। इसके साथ उसने सोशल मीडिया में चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है कि अंजू मां बनने वाली है। खबरों के मुताबिक नसरुल्लाह ने कहा है कि अगर अंजू प्रेग्नेंट होती तो वो उन्हें भारत नहीं आने देते। नसरुल्लाह का कहना है कि उसे अंजू की फिक्र है। करीब 5 महीने पाकिस्तान रहकर वापस भारत लौटी राजस्थान के भिवाड़ी की रहने वाली अंजू की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। वो बिना किसी को बताए पिछले साल अपने फेसबुक फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने के लिए पाकिस्तान चली गई थी। वहाँ उसने नसरुल्लाह से निकाह भी कर लिया। फिलहाल अमृतसर के वाघा बॉर्डर से भारत लौटी अंजू अभी अपने बच्चों के साथ समय बिता रही है। अंजू और अरविंद के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी जहां 15 साल की है तो वहीं बेटा 6 साल का है। अंजू का कहना है कि वो बच्चों की खातिर ही भारत वापस लौटी है। वह उन्हें अपने साथ रखना चाहती है। लेकिन अंजू की कहानी में एक के बाद एक कई मोड़ आते रहे हैं। अंजू अपने पति अरविंद से तलाक चाहती है, लेकिन अरविंद ने साफ मना कर दिया है। वो अपने बच्चों को अपने साथ रखना चाहता है, लेकिन अंजू चाहती है कि उसके बच्चे उसके साथ रहें। वहीं इसी बीच नसरुल्लाह भी भारत आने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर अंजू का क्या होगा? क्या अंजू को अरविंद तलाक देने को राजी हो जाएगा? क्या अंजू अपने बच्चों को अपने साथ रख पाएगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी के साथ खबर असरदार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।